प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण का मतलब है कि इसके पहले आपने कक्षा 9वीं में अपरिमेय संख्याओं को पढ़ा था और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना भी सीखा था। हालांकि आप लोगों ने अपरिमेय संख्या, कोई अगर संख्या अपरिमेय संख्या है क्यों है ये सिद्ध नहीं किया था, केवल आप लोगों ने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था और पढ़ने के साथ साथ उसको संख्या रेखा पर दर्शाया था। तो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी कि हमको इसका फिर से भ्रमण करना है। जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं और पुनः उसी जगह पर आप घूमने के लिए जाते हैं, मतलब आप फिर से भ्रमण करने जा रहे हैं, मतलब एक प्रकार से कहेंगे पुनर्भ्रमण। तो हमको क्या करना है, जो अपरिमेय संख्या है उनका पुनर्भ्रमण करना है। तो सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, परिमेय संख्याएं। या जिसको कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं का मतलब होता है कि अगर हम किसी संख्या को बटे के रूप में लिख पाते हैं तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। बटे के रूप में लिखना मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखना। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि वह संख्याएं जिन्हें P बटे Q, P का मतलब यहाँ है अंश और Q मतलब यहाँ है हर। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो हर होता है ये हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो हर की जगह हमने क्यों लिया है, तो हम लिखेंगे Q नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमेशा ध्यान रखना, जिस भी संख्या के बटे में 0 होता है वो संख्या अस्तित्व में नहीं है, मतलब वो अपरिभाषित हो जाती है, जिसको इनफाइनाइट हम कहते हैं। वह संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लोग 1/2 लिखते हैं। अब 1/2 में एक हमारा P का मान है और 2 हमारा Q का मान है। ये P या इसको हम कहे अंश और इसको हम कहेंगे हर। मतलब 1/2 P बटे Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा 7/4। ये 7/4 भी P बटे Q के रूप में है, क्योंकि P का मान 7 है और Q का मान 4 है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 3/5, ये भी एक परिमेय संख्या है। 9/4, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम लिखते हैं 5, तो ये जो 5 है ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो 5 है हम इसको लिख सकते हैं 5/1, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस संख्या के बटे में अगर कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है या 1 होता ही है। तो ऐसे समय में 5 यानी कि 5/1 ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर मैंने लिखा 0, तो 0 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब ये जो 0 है, ये 0 किसकी जगह है, P की जगह पर है। 0 P की जगह पर है और 1
क्यू की जगह पर है। ऊपर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ बटे में 0 नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसको भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कोई ऋणात्मक संख्या है, जैसे देखा हमने -3/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर हमने लिखा मान लीजिए -5, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको -5/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, कि जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं हम कहते हैं। तो ये हो गई परिमेय संख्या की डेफिनेशन। अच्छा, अगर मैंने ये लिखा 1/0, तो क्या 1/0 परिमेय संख्या है? आप चेक करके देख सकते हैं कि p की जगह यहाँ पे 1 है और q की जगह 0 है। इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस संख्या के बटे में 0 होता है वो इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस भी संख्या के बटे में 0 हो वो अनंत हो जाती है और वो परिमेय संख्या नहीं। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन भी आप ध्यान रखना। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर कोई संख्या अगर और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 5/10, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या हम ये जो अंश और हर है, इन दोनों में किसी संख्या का भाग दे सकते हैं या जा सकता है? तो 5 का भाग दोनों में जाता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ होगा 1/2। तो ये जो कहलाता है इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या का सरलतम रूप। परिमेय संख्या का सरलतम रूप, या जिसको कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह से अगर कोई परिमेय संख्या हमको दी है और उस परिमेय संख्या के अंश और हर में किसी संख्या का भाग जा रहा है और भाग देने के बाद जो आ रहा है वो कहलाता है परिमेय संख्या का सरलतम रूप। अब ऊपर अंश में 1 है और हर में 2 है, इन दोनों में 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये कहलाता परिमेय संख्या का सरलतम रूप। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 4/16, ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको हमने p बटे q के रूप में लिख पाए हैं। अब ये परिमेय संख्या का सरलतम रूप है या नहीं? तो परिमेय संख्या का सरलतम रूप ये नहीं है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, दोनों में भाग दे सकते हो किसी संख्या का। जैसे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमेय संख्या का सरलतम रूप। तो इस तरह से परिमेय संख्या क्या होती है ये आपने समझ लिया कि वैसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं परिमेय संख्या है। और साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया कि जो परिमेय संख्या अगर हमको दी है और उस परिमेय संख्या के अंश और हर में किसी संख्या का भाग देने के बाद जो संख्याएं बचती है अंश और हर के रूप में, उसको कहते हैं परिमेय संख्या का सरलतम रूप। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये तो हमने परिमेय संख्याओं का भ्रमण कर लिया। परिमेय संख्याओं को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी अपरिमेय संख्याएं। हम हेडिंग बना लेते हैं अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन हमने बनाई है उसी के आधार पर हम अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा बना सकते हैं। कि क्या बनाएंगे परिभाषा? हम लिखेंगे कि वह संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्योंकि जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है वो तो परिमेय संख्या है,
तो ऐसी संख्या है जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, या ऐसी संख्या है जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो सीधा सीधा आप ध्यान रख सकते हो कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है, वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जिसमें केवल या तो एक का भाग जाए या उसी संख्या का भाग जाए, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 में या तो 2 का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है। तो अभाज्य संख्या का मतलब ये समझिए कि या तो उसी संख्या का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए, जैसे 3। 4 को हम अभाज्य संख्या कहेंगे? 4 को हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। जबकि अभाज्य संख्या हम उसी को कहते हैं या तो उसका स्वयं का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए। तो 4 को हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। 5 को अभाज्य संख्या कहेंगे। 6 को नहीं कहेंगे क्योंकि 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, तो इसको नहीं कहेंगे। 7 को कहेंगे। 8 को नहीं कहेंगे। 9 में 3 का भी भाग जाता है, 9 को नहीं कहेंगे। 10 भी नहीं है। 11 अभाज्य संख्या है क्योंकि 11 में 11 के अलावा 1 का ही भाग जाता है बस। तो कहने का मतलब है कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। तो इस तरह की जो संख्याएं होती है उन संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। एक बात और, यहाँ डॉट आप ज़्यादा मत लगाइए, डॉट सिर्फ 3 ही लगाना है। डॉट 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 डैश 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 इस तरह से नहीं, सिर्फ 3 ही डॉट का आप उपयोग करें। जब भी आप हमेशा ऐसा दिखाए कि इसके आगे और, तो आप 3 डॉट का ही उपयोग करिए, क्योंकि यहाँ 3 डॉट का भी कुछ मतलब निकलता है। एक डॉट का मतलब होता है एंड, दूसरे डॉट का मतलब है सो, और तीसरे डॉट का मतलब है ऑन। मतलब 3 डॉट का भी कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। एंड सो ऑन, और एंड सो ऑन का मतलब होता है इसके आगे और। इसीलिए कोशिश यही करिए कि आप 3 डॉट से ज़्यादा कभी भी ना दिखाएं जब आपको बताना है कि इसके आगे और। तो इस तरह से आपने ये समझ लिया कि अपरिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो अब हम इस फॉर्मूले में अगर फिट कर दे अभाज्य संख्याओं को, तो वर्गमूल में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या की जगह हमने 2 रख दिया, तो वर्गमूल में 2 या करनी 2 कहिए, ये है हमारी अपरिमेय संख्या। वर्गमूल में 3, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल में 5, वर्गमूल में 7, वर्गमूल में 11, वर्गमूल में 13, वर्गमूल में 17, वर्गमूल में 19, या इसके आगे आप और भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्याओं को पहचानने का सीधा सीधा तरीका है कि जो हमारा वर्गमूल का चिन्ह है, उस वर्गमूल के चिन्ह के अंदर अभाज्य संख्या अगर है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ एक बात थोड़ा डाउट दिमाग में आ सकता है कि जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है वो हमारी है परिमेय संख्या, और जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब बात है कि जैसे मान लीजिए वर्गमूल में 2 है, हम इसको भी तो वर्गमूल में 2 बटे 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब p का मान हो गया वर्गमूल में 2 और q का मान हो गया 1, तो ये भी तो p बटे q के रूप में है। फिर इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या नहीं कहते। तो सीधी बात यह है कि ये जो p और q है ये होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब 0 हो सकता है, या ±1, ±2, या +3, -3, ये हो सकता है।
लेकिन अगर आप वर्गमूल में 2 का वैल्यू देखते हैं तो वर्गमूल में 2 का जो वैल्यू होता है वो 1.414 और आगे भी इसके रहती है वैल्यू। इसका मतलब वर्गमूल में 2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, वर्गमूल में 2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, और वर्गमूल में 2 जब पूर्णांक संख्या नहीं है तो p/q इस रूप में हम उसको नहीं मानेंगे। तो ये थोड़ा सा अगर डाउट है दिमाग में तो इसको क्लियर कर लेना। तो अपरिमेय संख्या आप किसको कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्याओं के जो एग्जाम्पल है वो भी आप दिमाग में रखिए। वर्गमूल के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आती है तो वो हमारी कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को समझने के बाद अब हम यहाँ एक प्रमेय को करेंगे, प्रमेय 1.3। ये प्रमेय 1.3 जो है इसके आधार पर हमको क्वेश्चंस को हल करना है। तो हम देखते हैं प्रमेय 1.3 को। प्रमेय 1.3 क्या कहता है तो उसका जो कथन है हम उसको लिख लेते हैं। प्रमेय 1.3 कहता है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या है? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब p का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, अभाज्य संख्या। तो हमने मान लिया, प्रमेय इसमें ऐसा दिया है कि p एक अभाज्य संख्या है। आगे देखिए, यदि p मतलब अभाज्य संख्या a वर्ग को विभाजित करती है, a वर्ग को विभाजित करती है मतलब भाग जाता है, विभाजित करती है। p a वर्ग को विभाजित करती है तो p मतलब अभाज्य संख्या a को भी विभाजित करेगी। जहां अब यहाँ जो a आया है वो a क्या है? तो a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हमारा प्रमेय 1.3 है। इसकी बहुत मदद मिलने वाली है, इसीलिए ये जो है बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिए, बहुत ध्यान से। क्या कहा है कि p एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए हम p की जगह कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 2 ले लिया। तो p एक अभाज्य संख्या है, p की जगह हमने ले लिया कितना? 2। यदि p a वर्ग को विभाजित करती है, अब p a वर्ग को विभाजित करती है, तो मान लीजिए a वर्ग का मान हम कुछ भी ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे हम ले लेते हैं 4 का वर्ग। 4 का वर्ग प्रमेय में फिट बैठना चाहिए तो ही ये सही होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि p एक अभाज्य संख्या है और a वर्ग का मान हमने ले लिया 4 का वर्ग, यानी आप इसको 16 समझिए। लेकिन यहाँ पे 4 का वर्ग लिखा है, मतलब a का मान कितना है? a का मान है 4। a वर्ग 4 का वर्ग मतलब a का मान 4 है। तो p एक अभाज्य संख्या है और p अगर a वर्ग को मतलब 4 के वर्ग को, 4 का वर्ग है 16, तो 16 में अगर हम 2 का भाग देते हैं कितना आएगा? 8 आएगा। मतलब 2 का भाग अगर 4 के वर्ग में देते हैं तो 8 आ रहा है। तो कहने का मतलब है इस 2 का भाग अगर 4 के वर्ग में जा रहा है, 4 का वर्ग यानी 16, और 16 में 2 का भाग जा रहा है तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 4 के वर्ग में अगर 2 का भाग जा रहा है तो 4 में भी, 4 मतलब a, तो 4 में भी 2 का भाग जाएगा, और 4 में 2 का भाग जाएगा तो 2 आएगा। तो समझना है बात को कि अगर हमारे पास कोई अभाज्य संख्या है और उस अभाज्य संख्या का अगर किसी संख्या के वर्ग में भाग जाता है तो उस संख्या में भी
अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए। देखिए एक आध एग्जाम्पल से हम और समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या है मतलब ये किसका मान है, p का। किसका मान है, p का। ये अभाज्य संख्या है और a वर्ग की जगह हम मान लेते हैं 9 का वर्ग। अब 9 के वर्ग में 3 का भाग जाएगा। 9 का वर्ग मतलब 81, 81 में 3 का भाग जाएगा, कितना आएगा 27। 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 आ रहा है। तो कहने का मतलब है 9 के वर्ग में अगर 3 का भाग जाता है तो 9 में भी 3 का भाग जाएगा। कितना, 3 3 9। ये है, समझ के बात को ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि अगर p एक अभाज्य संख्या है, यानी कोई अभाज्य संख्या है और उस अभाज्य संख्या का a वर्ग मतलब किसी संख्या के वर्ग में, अगर अभाज्य संख्या का किसी संख्या के वर्ग में भाग जाता है, जैसे ये संख्या का वर्ग है, संख्या के वर्ग में भाग जाता है तो उस संख्या में भी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। इस तरह से ये हमारा है प्रमेय 1.3 कि अगर p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a वर्ग को विभाजित करती है, मतलब p अभाज्य संख्या जो है किसी संख्या के वर्ग में अगर p यानी अभाज्य संख्या का भाग जाता है तो संख्या के वर्ग में अगर भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी अभाज्य संख्या का यानी p का भाग जाएगा। और a एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब a का जो मान है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो प्रमेय बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा कि अगर p एक अभाज्य संख्या है और यदि p a वर्ग को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां p एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम देखते हैं विरोधोक्ति विधि। तो हम हेडिंग बनाएंगे विरोधोक्ति विधि, या इसी को कहते हैं विरोधाभास। विरोधाभास विधि, या इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो हम यहाँ इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन ये टी है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो ये विरोधोक्ति विधि या कहिए या विरोधाभास विधि कहिए या इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ये एक्चुअल में है क्या। तो विरोधाभास में क्या होता है, विरोधाभास का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बात सच है, सही है, और उस बात को हमको सिद्ध करना है। सच यानी प्रत्यक्ष है बिल्कुल, और आप जानते हैं कि सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि कोई बात सच है और सच होने के बावजूद हमको उसको प्रूव करना पड़ता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि अगर कोई बात सच है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ कि वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 2, आपको मैं बता चुका हूं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम सिद्ध भी करेंगे, लेकिन हमने ये पढ़ा कि वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए इसको सिद्ध करना है, हालांकि ये प्रमेय है, ये वर्गमूल में 2 अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध भी करेंगे। लेकिन अगर हमको इसको सिद्ध करना है कि वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप जो 2 है उस 2 का वर्गमूल निकाल लेंगे वर्गमूल विधि से। इस तरह से आपने पढ़ा होगा वर्गमूल विधि, ऐसे 0 0 लगा के और 2 2 की जोड़ियां बना के या दशमलव लगा के यहाँ 1 का भाग आप इस तरह से देते थे। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ये कक्षा 8वीं में। आप इसको आगे कर सकते हैं, ये दशमलव यहाँ पे, फिर 4, फिर 1, फिर 4, इस तरह से आगे और मान आते जाएगा। मतलब ये जो मान आगे आएगा ना, ये मान डॉट डॉट डॉट, मतलब ये कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, मतलब कभी टर्मिनेट नहीं होगा। इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी शांत नहीं होगा, ऐसा कह दो, अशांत होगा। ये
अशांत, जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। साथ में ये जब आगे मान आते जाएगा ना, ये रिपीट भी नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा मतलब अनावर्ती, मतलब अशांत अनावर्ती। तो यहाँ से एक बात भी आपको ध्यान रखना है कि जो अपरिमेय संख्याएं होती है वो कैसी होती है, अशांत अनावर्ती होती है। अशांत मतलब कभी शांत नहीं होगी, और शांत तो होगी ही नहीं लेकिन रिपीट भी नहीं होगी, रिपीट भी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना कि अपरिमेय संख्या कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, डेसिमल में होती है, डेसिमल नंबर में होती है, ऐसा आप कह दो। दशमलव संख्या इस तरह से होती है। तो ये ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या होती है अशांत अनावर्ती। अशांत मतलब कभी शांत नहीं होगी और साथ में कभी रिपीट भी नहीं होगा कोई अंक। तो आपने सुना होगा पाई जो है जिसका मान होता है 22/7। वैसे दिखने में आपको क्या लग रहा है कि 22/7 सर p/q के रूप में है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? क्या लग तो रहा है कि परिमेय संख्या है, लेकिन जब 22 में 7 का भाग देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो भाग है इस तरह से जाते जाएगा। मतलब ये कभी शांत नहीं होगा, और शांत नहीं होगा और साथ में कोई अंक भी रिपीट नहीं होगा। यानी कि जो रिपीटेशन है, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए कोई भाग दे रहे हैं, तो मान लो ऐसा आ रहा है 1.2157, तो ये रिपीट हो रहा है, एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या, दशमलव के रूप में है। ये दशमलव निरूपण जो है वो परिमेय है एक प्रकार से। लेकिन अगर आप भाग देते हैं, जैसे 22 में 7 का भाग देते हैं, तो ये भाग कभी पूरी तरह से जाएगा भी नहीं, मतलब शांत नहीं होगा, अशांत होगा, और साथ में कोई अंक ऐसा जैसे ये रिपीट हो रहा है ना, वैसे यहाँ पे ऐसा कोई रिपीटेशन, कोई ऐसी पुनरावृत्ति देखने को नहीं मिलेगी। तो हम कहेंगे कि 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो अशांत होती है। अशांत का मतलब कभी रुकती नहीं है, भाग जाते जाता है। अनावर्ती मतलब ऐसा कोई इंटरवल के बाद, अंतराल के बाद ऐसा कोई रिपीटेशन नहीं आता, पुनरावृत्ति नहीं होती। तो विरोधोक्ति विधि या विरोधाभास विधि में क्या करते हैं कि हमको तो मालूम है कि वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका उल्टा मान के चलेंगे कि हम कहेंगे कि वर्गमूल में 2 जो है एक परिमेय संख्या है। विरोधोक्ति विधि में या विरोधाभास विधि में क्या करते हैं कि जो हमको बोला है उसका उल्टा मान के हम चलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा विरोधाभास, और देखा होगा विरोधाभास की स्थिति दैनिक जीवन में भी बहुत देखने को मिलती है। आप कुछ कहते हैं, सामने वाला कुछ और कहता है, और फिर सामने वाला जो कहता है उसको लगता है कि अरे नहीं, मैं तो गलत हूँ, आप ही सही है। तो वैसे ही वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे कि वर्गमूल में 2 एक परिमेय संख्या है। और फिर कुछ ऐसी कंडीशंस बनेगी, कुछ ऐसी बातें निकल कर आएंगी कि नहीं, वर्गमूल में 2 जो हमने परिमेय संख्या माना है ये तो हमने गलत मान लिया। ये हमने कैसा मान लिया? गलत मान लिया। मतलब वर्गमूल में 2 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया, मानकर हमने गलती कर ली। और वर्गमूल में 2 जब परिमेय संख्या मानकर हमने गलती कर ली, तो इसका मतलब जो सच्चाई है, जो सच बात है, वो ये हो जाएगी कि वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमको जो सिद्ध करने के लिए बोला है उसका हम अपोजिट उल्टा मान के चलते हैं, और मान के चल के हम बताते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमने कुछ गलत कर दिया, जिसका मतलब जो पहले बोला था वही सही है। आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ के दिमाग में रख लेना है। तो फिर मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ 1.3 के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।